रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जब वह टैक्सी लेने लगी तो पल भर के लिए उसका मन हुआ कि घर न जाकर वह कहीं भाग जाए अपने बेटे सोनू को लेकर। फिर उतनी ही त्वरित गति से उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी तीनों मासूम बेटियों का चेहरा घूम गया। अपना घर, पति, बच्चे, एक स्त्री का संपूर्ण संसार तो बस इन्हीं तानों बानों में जकड़ा होता है। भाग सकने की गुंजाइश ही कहाँ छोड़ता है स्त्री का अपना मन। नहीं, हार मानने से नहीं चलेगा। स्त्री जब एक बार मातृत्व के गुरु गंभीर पद पर आसीन हो जाती है तो उस पद की रक्षा करने का दुर्दम्य साहस भी स्वयं में ही चला आता है। अपनी सुसुप्त शक्ति को पहचानने भर की देर होती है। बस नहीं, वह हार नहीं मानेगी। भीतर ही भीतर स्वयं को दृढ़ता का पाठ पढ़ाती, तौलती परखती वह टैक्सी में जा बैठी। रामबाग अपने घर का पता बताकर उसने सोनू को सीट पर बिठा दिया। बैग आगे की खाली सीट पर रख दिया। पर्स से उसने सोनू के दूध की बोतल निकाली और उसे पकड़ा दी। सोनू उससे टिककर अधलेटा हो गया। खुद को उसने सीट पर ढीला छोड़ दिया तथा आंखें बंद कर ली। अपने 3 दिन के ससुराल प्रवास की एक एक बात उसके सिर पर हथौड़े सी बज रही थी। विदा लेते समय छोटी ननद सरिता ने भावावेग में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसने कहा था, अपनाया है तो रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ। सच्चाइयों से घबराकर संबंधों के प्रति बेईमान नहीं हुआ जा सकता। फिर माँ बच्चे का संबंध किसी भी सहमति का मोहताज नहीं होता। ईमानदारी से भी अधिक जरूरी साहस है इस रिश्ते में। अपनी भर्राई हुई टूटती आवाज में कहकर वह कार में बैठ गई थी। सरिता वही घर के गेट पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही थी। वापसी के पूरे सफर में सरिता की कई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वह रोना चाहती थी, चिल्ला चिल्लाकर अपने भीतर का सारा आक्रोश निकाल देना चाहती थी। क्यों उसके आसपास के सारे लोग इतने स्वार्थी होकर सोच रहे हैं? क्यों सरिता के सिवा किसी अन्य को उसका दर्द दिखाई नहीं देता? इतना निर्मम तथा कठोर कैसे हो सकता है कोई? यूं तो वह जब भी ससुराल से लौटी है कभी खाली नहीं लौटी। माँ तथा बड़ी ननद सुषमा जीजी की तीखी कड़वी बातों से भरा दुखी हताश दिल दिमाग लेकर ही लौटी है। पर 1.5 साल पहले जब पहली बार नन्हे से सोनू को गोद में लिए ससुराल आई थी तो इन्हीं माँ तथा जीजी ने हम दोनों को जैसे पलकों पर उठा लिया था। पोते को गोद में उठाए दादी पूरे मोहल्ले में घूम आई थीं। रोज शाम के वक्त उसकी नजर उतारती थीं। और अब एक सच ने मानो ममता प्रेम वात्सल्य सब पर डाका ही डाल दिया था। आने से पहले उसे तनिक भी अंदेशा नहीं था कि वहां यह सब हो जाएगा। अनमनी अवश्य थी, पहली बार अकेले जा रही थी, जबकि लड़कियों की परीक्षाएं सिर पर थीं। बुआ के पोते के नामांकन पर जाना कोई उतना जरूरी तो नहीं था, पर पति नीलाभ नहीं माने। दरअसल उसका ससुराल और नीलाभ की बुआ का घर एक ही मोहल्ले में है, इसलिए उनका तर्क था कि बुआ के घर की खुशी में सम्मिलित होने के बहाने वह अपने ससुराल वालों से भी मिल आएगी। साथ ही सारी बिरादरी से भी मेल मुलाकात हो जाएगी। एक तरह से नीलाभ ने उसे जबरन ठेल ठाड़ कर भेजा था। उसे चिढ़ हो रही थी नीलाभ की बचकानी जिद पर। वह उसके पीछे छिपी उनकी मंशा को भाप नहीं पाई थी। ट्रेन 4 घंटे लेट थी। ससुराल का ड्राइवर स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुंची तो वहां की हवा में उसे कुछ भारीपन सा लगा। माँ व जीजी दोनों ही कुछ उखरी उखरी लग रही थीं। सोनू को भी दोनों में से किसी ने हुलस कर पहले की भांति गोद में उठाकर लाड़ प्यार की बौछार नहीं की थी। उसका जी तो उसी समय हुरक गया था। जेठानी प्रभा औपचारिक नमस्ते के बाद रसोई में जा घुसी थी। कुछ देर बाद चाय नाश्ता व सोनू का दूध रखकर फिर गायब हो गई थी। नौकर से कहकर माँ ने उसका सामान ऊपर वाले छोटे कमरे में रखवा दिया था। शाम 5 बजे बुआ के घर के लिए निकलने व अभी ऊपर जाकर आराम करने की हिदायत देकर दोनों उसे बैठक में अकेला छोड़कर निकल गई। उसका व सोनू का खाना भी जीजी ने ऊपर ही भिजवा दिया था, जिसका एक निवाला तक उसके गले नहीं उतरा था। 4 साढ़े 4 बजे वह नीचे आई तो देखा माँ ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी ननद के घर जो जो नेक लेकर जाने हैं वे सब पलंग पर फैला रखे थे। उसे सब दिखाती हुई माँ बोली, छोरियाँ चाहे बूढ़ी ही क्यों ना हो, रहेंगी छोरियाँ ही ना घर की। माई बापू और भाई का साया सिर पर से उठ गया तो क्या हुआ, भौजी तो जिंदा है ना अभी। मेरे होते कभी मायके की कमी ना अखरेगी तुम्हारी बुआ को। इतने दिनों के बाद आई है उसके घर में खुशी, सारी बिरादरी देखेगी, इसलिए करना पड़ा ये सब। लहूलुहान कलेजे के बावजूद हंसी ने एक हिलोर ले ली थी, जिसे उसने भीतर ही दबा लिया।
दोहरी बात करने में पारंगत है माँ। तोहफे तो उसके पास भी थे। नीलाभ ने अपनी माँ, जीजी, भाई, भाभी तथा बच्चों के लिए अलग अलग उपहार भेजे थे। सब ज्यों के त्यों रखे थे बैग में। जब बैग खोला तो सारे उपहार मुंह चिढ़ाते से लगे थे उसे। ये जो सब मिलकर उसकी भावनाओं की, ममता की हत्या करने पर तुले हुए हैं, उन्हें किस कलेजे से जाकर थमाए उपहार। फिर पता नहीं क्या सोचकर वह उठी और अपनी तरफ से बुआ को देने लाए हुए उपहार निकाल लाई। बुआ तथा उनकी बहू की साड़ी व नवजात पोते के लिए चांदी के तार में काले मोतियों वाले करे लाई थी वह। माँ को दिखाकर यह सामान भी उसने अन्य वस्तुओं के साथ पलंग पर रख दिया। कुछ भी हो, बिरादरी के सामने तो घर की बातों को ढककर ही रखना पड़ता है। बहू होकर वह अलग से कैसे करेगी लेन देन। मन की करवाहट मन में ही दबा ली थी उसने इस समय। कुछ ही देर में पहले तो माँ ने छोड़ियों जलने वाली डायन कहा था उसे। मुझे तो पहले से ही शक था कि यह इसका अपना जाया नहीं है, जीजी बोली थी। दोनों आंगन में चारपाई डाले साग बीन रही थी। उन्हें पता नहीं था कि वह आंगन के ठीक ऊपर लगे लोहे के जाल की मुंडेर पर खड़ी यह सब सुन रही थी। अभी नहाकर निकली थी वह। सफर में पहने अपने व सोनू के कपड़े धो डाले थे उसने। तार पर सूखने को डाल ही रही थी कि यह सब बात उसे सुनाई दी गई। इस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है। अपना नीलाभ तो ऐसा कभी नहीं था। इतने साल भनक तक न लगने दी सच्चाई की। अब जो भी है, इस अपाहिज से पीछा तो छुड़ाना ही होगा भाई का। जीजी की जहरीली फुफकार से उसका रोम रोम जल उठा था। कोई स्त्री इतनी कठोर कैसे हो सकती है। माँ कहती हैं उनका बेटा उसके बहकावे में आ गया है। बेशक अलग गृहस्थी बसाकर बैठी है, पर बहू है घर की, बहू बनकर रहे। सिर पर चढ़कर नाचने ना देंगे। नीलाभ अनाथ नहीं, उसके सिर पर माँ का साया है अभी। बहू होकर इतना बड़ा निर्णय लेने का उस अकेली को कोई हक नहीं। कलीजा बर्फ हो गया था उसका। हाथ पांव सुन्न हो गए थे माँ की बात सुनकर। घर भर के ठंडे व उपेक्षित व्यवहार का कारण पल भर में उसे समझ आ गया था। उसे ट्रेन पर बिठाते ही नीलाभ ने इन लोगों के आगे वह सारा सच उगल दिया था जिसे वे दोनों आज तक अपनी परछाई से भी छिपा कर रखते थे। माँ ने क्या आग उगली, जीजी ने क्या दंश दिए, सब बेमानी हो गए थे नीलाभ के विश्वासघात के आगे। अपना वश नहीं चला तो उस पर घर वालों का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे नीलाभ। यहीं चूक गया नीलाभ। पहचान नहीं पाए उसे। वह तो उसी क्षण उसी रात पूर्ण रूपेण माँ बन गई थी इस बेटे की। ममता भी कहीं आधी अधूरी होती है। अब शरीर में कुछ दोष है तो है। इस नन्ही सी जान की सेवा के लिए परिवार या नीलाभ कौन होते हैं रोरा अटकाने वाले। अब यह तो नहीं हो सकता कि एक दिन अचानक से एक अनजान बालक को गोद में डाल दिया और कहा यह लो बेटा बना लो। फिर कुछ दिन के बाद कह दिया नहीं, यह बेटा नहीं हो सकता, छोड़ आओ कहीं। वह हैरान थी। कमी उजागर होते ही बेटे पर जान निछावर करने वाले पिता इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है। सारी ऊर्जा खर्च करती वह बुआ के घर में सबसे मिलती मिलाती रही थी। नामांकन से लौटकर रात को माँ तथा जीजी ने उसे आ घेरा। उन्हें हजम ही नहीं हो रहा था कि उसने सबसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। शक तो पहले से ही था। न दिन चढ़ने की खबर लगने दी, न दर्द उठने की। बस जीजी बोले जा रही थी। सीधा छोरा जन्ने की खबर सुना दी थी। छोरा न हुआ, कुम्हरा हो गया कि गए और तोड़ लाए। अब नीलाभ नहीं चाहता तो तू क्यों सीने से चिपकाए है इस छोरे को। छोड़ क्यों नहीं देती इसे। पता नहीं किस जात कुजात का पाप है। अच्छा हुआ कि छोरा अपाहिज निकला, वरना हमें कभी कानो कान भनक न होती इस बात की। बिफर तो सुबह से ही हो रही थी दोनों, पर पता नहीं कैसे जब्त किए बैठी थी। शायद उन्हें डर था कि यह सब बातें उठते ही कलेश मच जाएगा घर में। उसके रोने बिसुरने, विरोध तथा विद्रोह के स्वर इतने ऊंचे न हो जाए कि उनकी गूंज बुआ के घर एकत्र हुए मेहमानों तक पहुंच जाए। सबको पता था कि वह आई हुई है विशेष तौर पर समारोह में सम्मिलित होने। बिफर कर कहीं वहां जाने से इनकार कर देती तो बिरादरी में माँ सबको क्या बताती उसके न आने का कारण। सिर झुकाए बैठी वह सोच रही थी कि यदि सोनू की माँ का कुछ अता पता होता तो नीलाभ अवश्य ही उसे वापस सौंप देता बच्चा। पर वह फिलहाल अनजान लड़की तो आसन प्रसवा थी जब नीलाभ के नर्सिंग होम में पहुंची थी। आधी रात का समय, स्टाफ और मरीज अधिक नहीं थे उस समय। बस एक आपातकालीन मरीज की देखभाल करने के लिए रुके हुए थे नीलाभ। कुछ ही पलों में बच्चा जना और पता नहीं वह कहाँ चुपचाप कब बच्चा वहीं छोड़कर भाग निकली। पहले तो घबरा गए नीलाभ। पुलिस को सूचना देनी होगी। फिर अचानक उनकी छठी इंद्रिय सक्रिय हो गई कि हाँ, यह लड़का है।
जो यूं इसे पैदा करके छोड़कर भाग निकली है वह वापस आने से तो रही। उन्होंने तुरंत उसे फोन किया तथा अस्पताल बुला लिया। एक बिस्तर पर लिटाकर पास ही पालने में वह नवजात शिशु लिटा दिया। सुबह होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई कि रात में पुत्र को जन्म दिया है डॉक्टर साहब की पत्नी ने। सब हैरान थे। अच्छा, मैडम गर्भवती थी, पता ही न चला। अड़ोस पड़ोस भी हैरान था। सबको डॉक्टर साहब ने अपनी बातों से संतुष्ट कर दिया। वैसे भी वह कहाँ ज्यादा उठती बैठती थी आस पड़ोस में। छोटे शहरों में भी आजकल वह बात नहीं रही। कौन किसकी इतनी खबर रखता है। बधाइयाँ दी गई, मिठाइयाँ बांटी गई, जश्न हुए। यही माँ और जीजी भलाएं लेती ना खाती थी। और अब इतना जहर। 5 बजे की ट्रेन थी उसकी वापसी की। उसके निकलने से घंटा भर पहले सरिता आ पहुंची थी उससे मिलने। कोई और वक्त होता तो वह 100 गिले शिकवे करती अपनी प्यारी ननद, अपनी बचपन की सखी सरिता से। पर जब से आई थी इतने तनाव, कलेश और परेशानियों में फंसी थी कि उसे स्वयं भी कहाँ याद रहा था एक बार सरिता को फोन ही कर लेना। सरिता का ससुराल स्टेशन के पास ही रमेश नगर में है। कुल आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। पर पता नहीं क्यों वह कल बुआ के घर भी नहीं आई थी। आज आई है जब समय ही नहीं बचा है बैठकर दो बात करने का। सरिता आई तो जैसे उसकी रुकी हुई सांसें भी चलने लगी थी। बचपन में उसका मायका तथा ससुराल दोनों परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों साथ साथ पढ़ती थीं, एक ही कक्षा में। पक्की सहेलियां थीं दोनों। सूखे कुएं के पीछे बुढ़िया के घर से अमरूद तोड़कर चुराने हो या पेट दर्द का बहाना कर स्कूल से छुट्टी मारनी हो, दोनों हमेशा साथ होती थीं। 7वीं 8वीं तक आते आते तो इन दोनों की कारगुजारियां जासूसी एवं रोमानी उपन्यास पढ़ने तथा कभी कभार मौका पाते ही सपना टॉकीज में छिपकर पिक्चर देख आने तक बढ़ गई थी। क्या मजाल कि दोनों के बीच की बात को कोई तीसरे तक भनक लग जाए। उसके बाद साथ छूट गया था। सरिता के पिता का तबादला हो गया था। बाद में जब किसी बिचौलिए की सहायता से सरिता का रिश्ता नीलाभ के लिए आया तो सबने स्वीकृति की मुहर इसलिए लगाई थी कि कभी दोनों परिवार एक दूसरे के एक ही मोहल्ले में रहते थे, जानते हैं एक दूसरे को। दूसरी ओर वह थी कि डॉक्टर पति पाने से अधिक प्रसन्नता उसे सरिता को ननद के रूप में पाने की हुई थी। आज तक बदला नहीं है वह रिश्ता। यह बात छिपी तो नहीं किसी से, फिर भी जीजी ने उस पर दबाव बढ़ाने के लिए सरिता को बुला भेजा था। उन्हें शायद लगा था कि इस विषय में सरिता अपनी सखी का नहीं बल्कि माँ तथा जीजी का ही साथ देगी। आखिर उसे भी तो कुछ नहीं बताया गया था। वह धोखे में ही थी। आते ही सरिता उसके गले लग गई। 3 दिनों में पहली बार आंखें छलक आई थी उसकी। आंसू भी शायद तभी बहते हैं जब कोई पूछने वाला हो सामने। उसने इतना बड़ा सच छिपाया था सरिता से भी, पर उसे जरा भी बुरा नहीं लगा था। उसने तो अहमियत ही नहीं दी थी इस बात को। जिस बात को जानने का कोई कारण ही ना हो उसे ना भी बताया जाए तो क्या हर्ज है। सबको सुनाकर कहा था सरिता ने, वे सब बड़े हैं तो क्या दूसरों का सिर झुकाकर उनकी हर जायज नाजायज बात माननी पड़ेगी। जीजी ने चिढ़कर दोनों को एक ही थैली के चट्टे बट्टे तक कह दिया था। बचपन की दबंगई गई कहाँ है सरिता की। बड़ी ही दुखती रग पर हाथ धर दिया था उसने। सीधे कह दिया था, अपना दुख बिसरा चुकी हो जीजी। जीजी यह सुनकर सन रह गई थी। रोती बिसुरती पैर पटकाती जो वहां से अपने कमरे में जा बैठी। उसकी आंख के आगे अंधेरा छाने लगा। देखा जाए तो जीजी के दुख की विशालता का कहाँ और छोर है। असमय ही पति की मृत्यु के बाद बेटे को अपने पास रख 6 महीने की बेटी सरिता सहित जीजी को नंगे पांव घर से बाहर निकाल दिया गया था उनके ससुराल वालों ने। वह समझती हैं कि जीजी की मनोदशा तब की उपजी करवाहट ने उनका जीवन ही नहीं दिल दिमाग तथा जवान तक को जहरीली कर दिया था। कहीं न कहीं यह बात भी थी कि मायके में अपने पांव जमाए रखने के लिए वे पूरे घर की नकेल को कसकर थामे रखना चाहती थी, जबकि वह है कि फिसलती ही जा रही है उनके हाथों से। उस पर सरिता ने आकर और गुड़गोबर कर दिया था। दृढ़ प्राचीर की भांति खड़ी हो गई थी सरिता उसके और माँ व जीजी के बीच। निश्चय तो पहले से ही पक्का था। जब सरिता की बातों ने उसका हौसला और बढ़ा दिया था। दृढ़ता की अंगीनत परतें और चढ़ गई थी उसके निश्चय पर। नीलाभ डॉक्टर हैं। सोनू की बीमारी उन्होंने पहले भाप ली थी। उससे उखरे उखरे और कटे कटे रहने लगे थे। सोनू के लक्षण दूसरे साल ही प्रकट होने लगे थे। कूल्हों के बल घिसटता था। सहारा देकर खड़ा करने पर भी पैर नीचे नहीं रखता था। नीलाभ चपरासी को भेजकर अक्सर सोनू को नर्सिंग होम बुलवा लेते थे। उसे पता ही न चलने दिया।
पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करवाएं। दवाएं दी जाने लगी। विटामिन एवं एनर्जी बूस्टर के नाम पर वह स्वयं न जाने कौन कौन सी दवाएं खुद अपने हाथों से देते रहे थे सोनू को। एक बार तो दिल्ली भी आए थे घूमने के नाम पर। बहाने से नीलाभ सोनू को एम्स ले गए थे। गेस्ट हाउस लौटे तो चेहरा उतरा हुआ था। रोज बच्चों के साथ उसे पर्यटन विभाग की बस में बिठा देते दिल्ली दर्शन के लिए। स्वयं काम का बहाना कर फाइलें लेकर अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटते। शक तो उसे भी था। 3 साल का बच्चा स्वस्थ और सुंदर, पर टांगे जैसी सूखी हड्डी मात्र। जान ही नहीं थी टांगों में। इस विषय में नीलाभ से बात करती तो वे खींच जाते या रूखा सा जवाब देते, कुछ नहीं, सब ठीक है, कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। पता नहीं ऐसा कहकर वे खुद को तसल्ली देते थे या उसे। उसने चुपचाप कई प्रकार के आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक तेल व लेप मलने शुरू कर दिए थे सोनू की टांगों पर। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते इस विषय में चिंतित तथा किसी अनहोनी की आशंका में घुलते रहते। मैडम, रामबाग आ गया, अब किधर लूं? अचानक से टैक्सी वाले ने टोका तो सचेत होकर उसने इधर उधर देखा। टैक्सी वाला सोच रहा था कि सफर की थकी सवारी शायद सो गई है। वह फिर से बोला, उठो जी मैडम जी, बताओ कौन सी गली में ले लूं? नीलाभ नर्सिंग होम। अच्छा जी, कहकर उसने निर्दिष्ट दिशा की ओर गाड़ी मोड़ दी। घर पहुंचकर उसकी इच्छा ही नहीं हुई कि नीलाभ से कुछ पूछे या सवाल जवाब करे। जो छिपी बात बाहर निकल ही गई थी तो उसे पुनः तो नहीं छिपाया जा सकता। और कुछ हो न हो, पति पत्नी के मध्य रिश्ता अवश्य ही अनाथ हो गया था। दोनों के बीच का गहन अबोला पूरे घर में साए साए करता डोलने लगा था। 2 छोटी बेटियां तो अबोध थीं, पर अभी किशोर अवस्था की ओर पग बढ़ाती बड़ी बेटी शिप्रा कुछ समझ रही थी, कुछ समझने का प्रयास कर रही थी। सोनू पता नहीं किस अज्ञात प्रेरणावश हर समय उसी के साथ चिपका रहता। अपनी सारी संचित शक्ति से वह अपने दृढ़ निश्चय, साहस और ममता को जागृत रखती कि कहीं किसी कमजोर पल में निष्ठुर पौरुष उसे अपने सामने घुटने टेकने को विवश न कर दे। 3 दिन का छूटा घर समेटने लगी तो उसने नीलाभ की टेबल पर मेडिकल पत्रिका का एक अंक पढ़ा देखा। जन्मजात एवं वंशानुगत शारीरिक विसंगतियों का विशेषांक। रात करीब 3 बजे उसकी नींद खुली तो देखा नीलाभ लैपटॉप पर दत्तचित्त होकर पता नहीं क्या काम कर रहे थे। सांस रोककर वह चुपचाप देखती रही थी। थोड़ी देर बाद लैपटॉप बंद करके नीलाभ कोहनियों को मेज पर टिकाए दोनों हथेलियों में अपना सिर झुकाकर सिर थामे कुछ देर बैठे रहे। सुबह नर्सिंग होम नहीं गए थे। पता नहीं किस उधेड़बुन में लगे थे। कभी किसी को फोन करते, कभी कागज पत्तर फैलाकर बैठ जाते। अचानक उठे और अटैची निकालकर सोनू का सामान उसमें भरने लगे। उसे लगा वह गश खाकर गिर पड़े। अपना सारा अहम, सारा मान अभिमान भूलकर वह नीलाभ के पैरों पर लौट गई। बस करो नीलाभ, और मुश्किलें न बढ़ाओ, यह सब करके मेरे लिए। नीलाभ तड़प कर बोले, पत्थर नहीं हूं मैं, कोई इलाज नहीं है इसका यहाँ, और विदेश में इतना महंगा कि मैं अपना सब कुछ बेच दूं तो भी पूरा न पड़ेगा, समझी तुम? उस पर भी गारंटी कुछ नहीं। पता नहीं नीलाभ की खींच, क्रोध और चिल्लाहट का मूल कारण क्या था। एक असहाय अपाहिज बेटे के प्रति पिता का फर्ज निभा पाने की अक्षमता, या एक कमजोर क्षण में एक निराश्रित को अपना मान लेने का निर्णय। शिप्रा आंसुओं में भीगी डरी सहमी दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख सुन रही थी। दोनों छोटी बच्चियां भी डर के मारे अपने कमरे में दुबकी थीं। इससे पहले उन्होंने कभी पिता को इतने क्रोध में नहीं देखा था। तभी डोरबेल बजी। सन्नाटा पसर गया कमरे में। क्षण भर को सब ठिठक गए। वह खुद को संभालती उठी और दरवाजा खोला। प्रजापति जी थे, नीलाभ के मित्र एवं शिप्रा के लॉन्ग जंप खेल के कोच। घर के असहज वातावरण को भांपकर कुछ अचकचा से गए थे। वह समझ गई थी कि उनके आने का कारण। अंतर विद्यालय प्रतियोगिता को कुछ ही दिन रह गए थे, पर शिप्रा का ध्यान ही नहीं है आजकल किसी चीज में। प्रैक्टिस पर क्यों नहीं आती है आजकल बेटा? सीधे शिप्रा से ही पूछ लिया था प्रजापति जी ने। शिप्रा अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करती है इस खेल में। मुझे नहीं खेलना, उसने नजरें चुराते हुए कहा। क्यों, क्या मुसीबत आन पड़ी है? पता तो चले। गोल्ड जीत सकती हो, स्टेट लेवल पर जाओगी, दिमाग में भूसा भरा है क्या? चांस रोज रोज नहीं मिलते। नीलाभ ने शिप्रा के सर के बैठे होने का भी लिहाज न किया और अपने भीतर दबा कहीं का आक्रोश कहीं निकाला। रेखा के पांव की हड्डी टूट गई है, जंप लगाते हुए। शिप्रा डर कर बोली। तो हैरानी से प्रजापति जी बोले। उनकी बात बीच में ही काटकर नीलाभ भी भर पड़े। चोट उसे लगी है, तुम्हारी तो सलामत है ना दोनों टांगे?
चोट के डर से क्या घर पर बैठ जाओगी? शिप्रा आंसू रोकने का भरसक प्रयास कर रही थी। आंखें जैसे जल रही थी उसकी, मुंह तमतमा गया था। उसकी दृष्टि सोनू के पैरों पर जमी थी। लग सकती है मुझे भी, कहीं मेरे पैर भी? तो आप मुझे भी सोनू की तरह? रुलाई में शब्द डगमगा हो गए उसके। पुत्री के टूटे फूटे अस्फुट शब्द और अधूरे वाक्यों ने अपनी पूरी बात संप्रेषित कर दी थी। नीलाभ के पैरों के नीचे की धरती घूम सी गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेदम होकर वे पास पड़ी कुर्सी पर ढेर हो गए और उन्होंने सोनू को अनाथाश्रम में छोड़ने का अपने निर्णय को त्याग दिया। साथ ही प्रजापति जी से भी कहा कि कल से वह अपनी प्रतियोगिता पूरी करने के लिए स्कूल जाएगी और उस पर ध्यान देगी। इसके साथ साथ प्रजापति जी के जाने के बाद नीलाभ अपनी पत्नी और तीनों बेटियों के समक्ष बैठकर यह निर्णय लिया कि नहीं, आज से सोनू उन्हीं के साथ रहेगा, चाहे वह जैसा भी हो, और वह उसके ठीक स्वस्थ होने में हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। उनका परिवार चाहे कुछ भी बोले, लेकिन आज के बाद वह सोनू को अपने से कभी दूर नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।